रहता और वक्त है 8 की आवाज का। आपका स्वागत है 8 की आवाज में। बुलेटिन में हम आपको हर वो बड़ी खबर दिखाएंगे जिन पर दिन भर हलचल बनी रहने वाली है। शुरू करते हैं 8 की आवाज। तो देखिए, यूपी में आज तमाम विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब जब अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज मंत्रियों की शिकायत पूरे यूपी के तमाम विभागों में आ रही है, तो ऐसे में अफसरों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिसके बाद आज जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की तो बात करें, ऑलरेडी 6 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करती है। ऐसे में गुरुवार को जब सीएम आवास पर दिनेश खटीक के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये संदेश दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्रवाई करके ये संदेश पहले ही दिया जा चुका है। बाकी विभाग के अधिकारी भी नप सकते हैं अगर गड़बड़ी खामी सामने आती है। इसके साथ मंत्रियों से तालमेल ठीक नहीं बैठता है। जहां दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया, दिल्ली से लगाए लखनऊ तक हलचल मची और कल जब खुद दिनेश खटीक ने सीएम योगी से मुलाकात की, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय में भी आज अधिकारियों से अगर कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, खामियां पाई जाती हैं, तो गाज गिर सकती है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो महकमे में तबादलों को लेकर के बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी पाई गई, उस पर एक्शन भी लिया गया। सरकार दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, किसी भी तरीके से ढीला हवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ऐसे में ऑफिसर्स के कामकाज के तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक से मुलाकात के बाद उन्होंने जब अपना हाल बयां किया, तो अब ये माना जा रहा है कि कई विभागों के अफसरों से सीएम योगी अगर नाराज हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने पीडब्ल्यूडी महकमे में देखा, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। कई मंत्रियों के जो विभाग के अफसर हैं, उनसे उनकी तालमेल और जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। उसकी शिकायत लगातार आ रही है और अगर लगातार शिकायत आ रही है तो अब या तो सुधार होगा या फिर कार्रवाई होगी, और दोनों ही परिस्थितियों में हलचल तेज है। पिछले दिनों 2 विभाग के चर्चे, जहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में तो हमने देखा ही कि 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे में आज माना जा रहा है कि जल शक्ति विभाग सहित तमाम विभागों की जिनकी शिकायतें मिल रही हैं तमाम मंत्रियों से, वहां संबंधित जिम्मेदार ऑफिसर्स को बुलाया जा सकता है। उनकी कार्यशैली से सीएम नाराज बताए जा रहे हैं, तो या तो उन्हें आश्वासन देना होगा सुधार की गुंजाइश को देखते हुए, नहीं फिर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। गाज गिर सकती है, तमाम विभागों के अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कार्रवाई हुई है, ऐसे ही कई और विभाग हैं जिसमें जल शक्ति मंत्रालय का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। यहां पर जो अधिकारी हैं वो नप सकते हैं, क्योंकि दिनेश खटीक ने कल मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की और तमाम बातें अपनी रखी, तो ये माना जा रहा है कि सीएम योगी नाराज बताए जा रहे हैं। तमाम अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कौन कौन से विभाग इसकी जद में आ रहे हैं, चलिए पता लगाते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनके पास तमाम जानकारी है। अनुभव, ये बताइए आज कौन से विभाग की बारी है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हमने देख लिया कार्रवाई हुई है, आज कौन कौन से विभाग के ऑफिसर हैं जो नप सकते हैं, गाज गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल जिस तरीके से दिनेश खटीक जो जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद कल वो पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास पर गए थे, उनको बुलाया गया, तो वहाँ पहुंचे थे। जल शक्ति मंत्री भी वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की और साफ तौर पर ये कहा कि भाई अभी तक काम का बंटवारा क्यों नहीं हुआ विभाग में। अफसरों की जो कार्यशैली है उस पर भी बेहद नाराजगी जताई मुख्य सचिव भी थे और उनसे कहा कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके की कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में 6 जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग को आप देख लीजिए, जहां सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर पूछा अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से तबादलों में गड़बड़ियों को लेकर। तो माना जा रहा है कि जल्द जो है वो स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरह का एक्शन होगा, क्योंकि अगर एक जगह पर गड़बड़ी हुई है
वहाँ पर कार्रवाई हो गई, तो दूसरी जगह अगर उसी तरह की गड़बड़ी है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई वहाँ भी होगी, क्योंकि ये योगी सरकार है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की इसकी पॉलिसी है और इसी पर ये आगे बढ़ रही है। इसलिए हो सकता है कि जांच रिपोर्ट जो जांच कमेटी बनी थी उसकी जांच रिपोर्ट कुछ चीज़ों को देखा जा रहा हो और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाए। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य विभाग के, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। कैसे? 2 दिन पहले लोकायुक्त की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और उनसे कहा गया भैया 28 तारीख तक, 28 जुलाई से पहले आप आइए, सारे अपने पेपर लेकर आइए। और दरअसल उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया। राजेश खन्ना लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने जो पीपी किट खरीदी गई, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें कोरोना काल में जो खरीदी गई, उसमें जो गड़बड़ियाँ थी उसको लेकर उन्होंने शिकायत लोकायुक्त के यहाँ की थी। वो तो मामला अभी था ही, एक पीएमओ से जांच के लिए आ गया। वो मुख्य सचिव को पीएमओ ने निर्देशित कर दिया कि भाई अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ ये एक शख्स है, उन्होंने मोहन श्रीवास्तव, उन्होंने कंप्लेन की है कि उनकी जो कंपनी थी उसको जानबूझ के ब्लैक लिस्टेड किया गया, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है और उस पर चीफ सेक्रेटरी से जानकारी मांग ली है। पीएमओ ने मांगी है सीधी जानकारी कि आप सारे कागज उपलब्ध कराइए इस संदर्भ में जो कुछ भी चीज़ें। तो उनकी तो मुश्किल बढ़ रही है। अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होगी, आज नहीं होगी कल होगी, देर सबेर कार्रवाई होनी ही है। तीसरा, आप इसी तरीके से देखिए, जो आप समाज कल्याण विभाग को देख लीजिए, वहाँ पर जो होम्योपैथी घोटाला हुआ था 47 करोड़ का, वहाँ साफ तौर पर खुद जो मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने ही कहा हुआ है कार्रवाई होगी। तो वहाँ पर भी कमेटी जो है वो काम कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। इसी तरीके से पशुपालन में जो घोटाला हुआ उसमें कुछ तो यानी कुल मिलाकर के अनुभव, अगर तबादलों के खेल की बात कर लें या फिर अनियमितता या फिर मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन की कमी, तो ऐसे में लंबा चौड़ा एक नामों का एक लिस्ट आ रही है जिन पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के मोटा मोटी सबको संदेश दे दिया है कि कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम करिए, तभी सभी चीजें ठीक चलेंगी, वरना कार्रवाई होनी तय है। अब नजर बनाए रखिएगा अनुभव, आज पूरे दिन अपडेट रहेगी तमाम विभागों से। शुक्रिया फिलहाल जो जानकारी आपने पहुंचाई। लेकिन अब बात प्रयागराज की करते हैं। यहाँ टेंशन है। रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के बाद विवाद गहरा गया है। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर स्लीपर वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी गई है। लुलु मॉल के बाद रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने का ये मामला सामने आया है। एक मदरसे के शिक्षक ने बच्चों के साथ यहाँ स्टेशन पर नमाज पढ़ी है। हैरानी की बात यह है कि आरपीएफ और जीआरपी ने इन लोगों को रोका नहीं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरीके के पूजा पाठ, अनुष्ठान और नमाज की मनाही बताई जा रही है। ऐसे में ये तस्वीरें आई हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, जो ग्राउंड पर मौजूद है। मोइन, अभी तक क्या घटनाक्रम में एक्शन लिया गया है या चीजें चल रही हैं? देखिए, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इस मामले में रेलवे ने भी चुप्पी साध ली है और इसके साथ साथ जीआरपी और आरपीएफ ने। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर और कल शाम को यहीं पर जो स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम होता है वहां पर नमाज अदा की गई और नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और हैरत की बात यह है कि जो नमाज अदा करने वाले लोग थे वो सारे के सारे लोग उस वक्त रेलवे पुलिस की कस्टडी में थे। रेलवे पुलिस की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई और रेलवे पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और दिन में एक बार नहीं बल्कि 3 बार सार्वजनिक तौर पर नमाज अदा की गई। और जब मीडिया ने इस पूरे मामले की कवरेज की तो रेलवे पुलिस ने नमाजियों को रोकने के बजाय वो मीडिया से ही उलझती रही, मीडिया से ही ये पूछती रही कि आखिर आप यहाँ पर कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्यों आप कवरेज कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में रेलवे ने और रेलवे पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुबह 10 बजे के बाद जब रेलवे के अधिकारी बैठेंगे तब जाकर के इस मामले में कोई ना कोई एक्शन होगा। जो रेलवे पुलिस के जीआरपी और आरपीएफ के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ इस पूरे मामले में मान लीजिए एक्शन हो या ना हो, लेकिन जवाबदेही तो हो, सवालों के जवाब तो दीजिए। आखिर अधिकारी या संबंधित लोग हैं कहाँ? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर वो भी तमाम यात्रियों की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ी गई। और हैरत की बात यह है कि नमाज पढ़ने वाले जो लोग थे वो उस वक्त रेलवे पुलिस की कस्टडी में थे, रेलवे पुलिस की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई और रेलवे पुलिस ने इन्हें रोकने की भी कोई कोशिश नहीं की। फिलहाल जो रेलवे के अधिकारी हैं, जीआरपी आरपीएफ के लोग हैं, वो इस पूरे मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं, बैकफुट
पर हैं, आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू संगठनों के लोगों ने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद जो है आज इस मामले में एक्शन हो सकता है। दोपहर तक इस पूरे मामले में कुछ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी लगभग तय मानी जा रही है। बिल्कुल मोइन, आप नजर बना करके रखिएगा। जवाबदेही बनती है, कम्युनिकेट करना होगा, बताना होगा, ताकि विवाद और ना गहराए। जिस तरीके की तस्वीरें लुलु मॉल को लेकर के लखनऊ से आई, प्रयागराज से ना आए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर से आई खबर की। 1984 सिख दंगों के मामले में एक और गिरफ्तारी की खबर आ रही है। एसआईटी ने एक और आरोपी कमल को गिरफ्तार किया है। एक दिन में 3 घटनाओं को अंजाम देने का इसके ऊपर आरोप है। दबौली में 3 घरों में हमला कर 5 लोगों की हत्या का आरोप है। सिख दंगा मामले में अब तक 31 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एसआईटी को कामयाबी मिली है। एक आरोपी कमल को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन में 3 घटनाओं को इसने अंजाम दिया, ऐसा आरोप है इसके ऊपर। तो 1984 सिख दंगों के मामले में एसआईटी को कामयाबी, जहां एक दिन के भीतर 3 घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है कमल के ऊपर। दबौली में 3 घरों पर हमला करके 5 लोगों की हत्या का आरोप है। वो आरोपी अब एसआईटी के चंगुल में है। सिख दंगों को लेकर अभी भी एसआईटी की तरफ से जो गिरफ्तारियां चल रही हैं, कुल 31 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले पर। जहां एक आरोपी कमल गिरफ्तार हुआ है। कमल के ऊपर आरोप यह है कि 5 लोगों का हत्या की एक दिन के भीतर 3 घरों में घुस करके। अब ऐसे में एसआईटी को यह कामयाबी मिली है। 1984 सिख दंगों के मामले में यह बड़ी अपडेट। एसआईटी को एक और आरोपी मिला है, नाम है कमल। 3 घटनाओं को अंजाम एक दिन के भीतर देने का इसके ऊपर आरोप है। दबौली में इसने 3 घरों में हमला बोल करके 5 लोगों की जान ली है, ऐसे आरोप है। ऐसे में यह बड़ा आरोपी एसआईटी के चंगुल में है। सिख दंगा मामले में अब तक गिरफ्तारियों की आप बात करें तो कुल 31 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले पर। 1984 सिख दंगे के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी का नाम है कमल। एसआईटी को यह कामयाबी मिली है। कमल के ऊपर एक दिन के भीतर 3 घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। चलिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये एसआईटी के लिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रतीश, अभी भी इन दंगों के दाग को धोने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ जारी है। कमल के बारे में क्या जानकारी? देखिए, साल 2019 में योगी सरकार ने एसआईटी गठित की थी और सिख दंगों की निष्पक्ष जांच के लिए उम्मीद की थी। इसके बाद 12 केसेस में 96 आरोपित बनाए गए और उसके बाद उनकी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की जा रही है। अगर बात की जाए कमल की, तो कमल दबौली जो क्षेत्र पड़ता है कानपुर में, वहां पर 3 घरों में 5 सिखों की मौत में आरोपित। तो देखिए, सीएम योगी ने ये इनिशिएटिव लिया था। हाँ बताइए रतीश, बताइए। बिल्कुल, देखिए कैलाश पर एक ही दिन में 3 घटनाओं को अंजाम देने पर का आरोप था और 5 सिखों की नृशंस हत्या में उसका हाथ सामने आया था। उसके बाद से ही एसआईटी को उसकी तलाश थी और एसआईटी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है कमल को। अब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 96 लोगों में से 31 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। एसआईटी रोज ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई को जल्द से जल्द अंजाम देते हुए सभी आरोपितों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाने की कोशिश में है। जी बिल्कुल रतीश, तो 1984 सिख दंगों में जितने लोगों ने अपनों को खोया है, उनके आरोपी कहीं ना कहीं समाज में घूम रहे हैं। इन लोगों की धरपकड़ के लिए एसआईटी की टीम गठित करके इनिशिएटिव लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसमें देखिए 91 में से 31 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी हमारे सहयोगी रतीश दे रहे हैं। रतीश, शुक्रिया। तो दबौली में सिख दंगा मामले में इस शख्स पर 5 हत्या एक दिन के भीतर करने का आरोप है। यह बड़ी कामयाबी एसआईटी को मिली है। बड़ी खबर, यूपी में 18 आईपीएस को नई तैनाती मिल चुकी है। सभा राज डीआईजी बनाए हैं एसआरबी लखनऊ। सभा राज डीआईजी बने हैं एसआरबी लखनऊ के स्वामी प्रसाद डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ। नई जिम्मेदारियां दी गई हैं तमाम आईपीएस ऑफिसर्स को। ये डिटेल्स हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां सौमित्र यादव डीआईजी 112 लखनऊ, रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस बनाए जा चुके हैं मुख्यालय लखनऊ, बाबूराम डीआईजी सीबीसीआईडी, दयानंद मिश्रा डीआईजी फूड सेल, योगेश सिंह डीआईजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ, गीता सिंह डीआईजी अभियोजन लखनऊ। और ये
बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ में तमाम आईपीएस ऑफिसर्स, 18 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, तमाम विभागों पे अब नए डीआईजी के तौर पर ये जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव के पास है। अनुभव, ये नई जिम्मेदारी दी गई है तमाम महकमों को, क्या कुछ देखा गया है, समझा गया है? एक जैसे दूसरी जगह इनको भेजा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी जिले के कप्तान को बदल दिया हो या फिर कहीं पर बदला हो। ये डीआईजी रैंक के अफसर है, कुछ का प्रमोशन हुआ था तो उनको दूसरी जगह भेजा गया था, इसलिए इस तरह के तबादले किए गए। इसको हम रूटीन तबादला कह सकते हैं। और कोई भी टाइम पोस्टिंग नहीं है। कोई देखिए कहीं खाद्य में भेजा गया है, कोई रेलवे में भेजा गया है, कोई पीटीएस में भेजा गया है। तो ऐसे कोई तबादले नहीं है जिसको हम कहें कि इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर करने में कोई बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन चूंकि जब प्रमोशन होता है, प्रमोशन ड्यू होता है, तो नई जगह पर तैनाती दी जाती है। जैसे सवाराज यादव को देखिए डीआईजी बना दिया है अब एससीआरबी लखनऊ में। इसी तरीके से जो सौमित्र यादव है उनको डीआईजी 112, ये जो डायल 112 है वहाँ पर भेजा गया है। फूड से भेज दिया गया है दयानंद मिश्रा को। तो तमाम सारे इसी तरह के तबादले हैं। और 2 दिन पहले से ही चर्चा थी कि कुछ आईपीएस अफसर जो है उनके तबादले किए जाएंगे, कुछ के प्रमोशन थे, इसलिए इस तरह के तबादले किए गए। बिल्कुल, यानी ये रूटीन ट्रांसफर है और जब प्रमोशन हुआ है तो नए विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी ज्यादा कार्यभार के साथ, और यही किया गया। 18 आईपीएस है जिनकी सूची मिल चुकी है, स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुभव भी जुड़े हैं, उन्होंने यही जानकारी दी है कि बहुत लंबे वक्त से प्रमोशन के बाद इंतजार भी था कि किस विभाग में इन्हें सेवाएं देनी है, तो ये तय किया गया है। एक साथ 18 आईपीएस को नई तैनाती, नए विभाग की जिम्मेदारी लखनऊ में ही दी गई है। और कोई बड़ा फेरबदल ऐसा नहीं है, जिलों में नहीं, लखनऊ में ही तमाम विभागों में डीआईजी के तौर पर प्रमोटेड जितने ऑफिसर्स हैं उनको अब नए विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। और देखिए, उनके डिटेल्स को भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि किसको किसको कहाँ की जिम्मेदारी, कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ये आपके सामने रख रहे हैं। रूटीन था, बहुत वक्त से पेंडिंग था, तमाम विभागों को बांटा जाना और वो बांट दिया गया। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ यही बुलडोजर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी कर रहा है। जी हाँ, मेरठ से आई बुलडोजर से पुष्प वर्षा की अच्छी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलडोजर से पुष्प वर्षा। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि जो बुलडोजर अपराधियों के अतिक्रमण पर प्रहार करता है वही बुलडोजर अच्छे कामों के लिए भी मशहूर है। मेरठ में बुलडोजर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। यहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खुद बुलडोजर पर चढ़कर कांवड़ियों का स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। से पुष्प वर्षा की गई, प्रतीकात्मक भी है। बुलडोजर का महत्व है, आपको पता है आजकल। और देखिए, सोच बदल गई है। पहले सरकारें दूर भागती थी कांवड़ यात्रा से, लोग व्यवस्था करते थे। आप पहले से देखते आइए, 3 करोड़ लोग कांवड़ यात्री गुजरते हैं, लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। अभी मैं हिसाब लगा रहा था, शायद मुजफ्फरनगर के लोग 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं मुजफ्फरनगर। सावन में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से वो भी काफी खुश थे। इस दौरान संजीव बालियान ने उनसे आशीर्वाद भी लिया और कांवड़ मार्ग पर तैयारियों का जायजा लिया। सरोज शर्मा, मेरठ, एबीपी गंगा। चलिए, इसी के साथ ये थी आज की आवाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।